Hello everyone, my name is Dishwar Kade, your biology teacher and welcome to the EduGrown। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस के एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और जो ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 113 में आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इस पर्टिकुलर चैप्टर को, लाइफ प्रोसेस को, अगर आपने अभी तक स्टडी नहीं किया है तो आप एक काम कीजिए, हमारे क्लास 10th बायोलॉजी फाउंडेशन कोर्स में जाइए। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे आप जाके क्या कर सकते हो, आपका जो ये चैप्टर है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा जब आप स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको नोट्स भी चाहिए। तो इन नोट्स को आपको कहीं भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है विच इज edugrown.in। इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको नोट्स भी आपको वहां पे मिल जाएंगे, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, यहाँ पे पेज नंबर 113 पे आपको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन बोल रहा है कि द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। ऑप्शन ए हमारे पास है न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी है हमारे पास रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी है एक्सक्रिएशन और ऑप्शन डी है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि किडनी जो है इन पर्टिकुलर सिस्टम में से किसका पार्ट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिशन में क्या होता है आपका फूड का डाइजेशन। तो फूड के डाइजेशन करने के लिए हमको कौन से सिस्टम की जरूरत पड़ती है, न्यूट्रिशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम एक पार्ट है। तो वहां तो किडनी होता नहीं है ना। वही अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, सांस लेने वाला जो सिस्टम होता है, इसमें लंग्स वगैरह होते हैं, है ना। और ट्रांसपोर्टेशन, डी वाला ऑप्शन बता रहा हूं मैं। ये ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब आपका ब्लड, है ना। ट्रांसपोर्टेशन का कौन सा सिस्टम है, इसका मतलब ब्लड का सिस्टम। तो ब्लड में तो क्या नहीं होता, ब्लड सिस्टम में भी किडनी नहीं होता। तो इस तरीके से आप देखोगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जिन्होंने चैप्टर पढ़ा हुआ है उनको बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगा कि किडनी जो पार्ट है वो किसका है, आपका एक्सक्रिएशन सिस्टम का पार्ट है। तो इसलिए हमारे पास आंसर आ जाएगा सी, एक्सक्रिएशन। अब आते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो यहाँ पे पूछा गया है द जाइलम इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, बी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, सी ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड और डी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो जाइलम है वो क्या है, जाइलम बेसिकली आपके प्लांट में वेस्कुलर सिस्टम का पार्ट होता है। किसके सिस्टम का पार्ट होता है, वेस्कुलर सिस्टम। मतलब यहाँ पे जब प्लांट जब हम बनाते हैं तो दो कंपोनेंट्स होते हैं जो इसके अंदर क्या करते हैं, चीज़ों को मूव करने का काम करते हैं। एक कंपोनेंट कौन सा है, जाइलम है, और दूसरा कंपोनेंट क्या है, फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम दो चीज़ें यहाँ पे होती हैं। और जाइलम और फ्लोएम जो है ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का वर्क है, तो यहाँ पे ऑप्शन में भी ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है। बट अब क्वेश्चन राइज ये होता है कि आखिरकार जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है किसको, वाटर को। किसको ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर को। और जो फ्लोएम होता है वो किसको ट्रांसपोर्ट करता है, वो करता है फूड को ट्रांसपोर्ट। तो फूड सब्सटेंस के लिए क्या आएगा आपका फ्लोएम, और वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए क्या आ जाएगा आपका जाइलम। और इसके अलावा बाकी का जो है इसमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, तो इसमें प्लांट में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट को हम नहीं स्टडी करते। देन अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्ट ये जो है ये भी हम इसमें नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा क्या, वो आएगा आपका वाटर। तो इस तरीके से हमारे पास जो आंसर है वो है ए, विच इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बी क्लोरोफिल, सी सनलाइट एंड डी ऑल ऑफ अबव। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है उसमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो ऑटोट्रॉफिक क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जो अपना फूड खुद बना सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। और ऑटोट्रॉफिक जो होता है, खुद खाना जो बनाते हैं वो कौन बनाता है, प्लांट बनाते हैं खुद खाना। और प्लांट जब बनाते हैं फूड को, तो फूड को बनाने की प्रोसेस क्या होती है, फूड को बनाने की प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ पे होता है, लीफ में। लीफ में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो
यहाँ पे आप देखो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें किसकी की जरूरत पड़ती है, एक जरूरत पड़ती है किसकी, आपके कार्बन डाइऑक्साइड की। इसके अलावा किसकी जरूरत पड़ती है, वाटर की। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। और इसके अलावा इसमें सनलाइट भी चाहिए रहता है। और यहाँ जहाँ पे प्रोसेस होती है वो कहाँ पे होती है, क्लोरोफिल में होती है। किसमें होती है, क्लोरोफिल में। तो इस तरीके से आपको कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल भी चाहिए। तो इस तरीके से ए बी एंड सी तीनों ही चाहिए, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑल ऑफ अबोव। चलो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन ए साइटोप्लाज्म, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी क्लोरोप्लास्ट और डी न्यूक्लियस। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका पायरुवेट का जो ब्रेकडाउन होता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, तो वो प्रोसेस कहाँ पे होती है। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये एरोबिक और एनारोबिक का जो आपने कॉन्सेप्ट स्टडी किया होगा तो वहां से ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है ना, कि एनारोबिक और एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन टॉपिक से ये क्वेश्चन है। तो उसमें पूछा गया है कि जब पायरुवेट जो है वो कहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पायरुवेट ब्रेकडाउन होकर क्या बताने की बात बोल रहा है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहा है, देन वाटर और इसके अलावा एनर्जी ये बनाने का बोल रहा है ना। तो आपको मैं बता दूं कि जो ये पायरुवेट टूट के जो ये बनता है ये तभी बनता है जब क्या अवेलेबल हो, वहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल हो। जब ऑक्सीजन अवेलेबल रहता है तो ये चीजें बन पाती हैं। क्या बन पाती हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एनर्जी। और हमने वहां पे स्टडी किया हुआ है पहले भी कि जो आपका ये होता है सेल, ये है साइटोप्लाज्म। तो क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है साइटोप्लाज्म में किसमें टूटता है, पायरुवेट में। और पायरुवेट के बाद फिर टूटने के बाद फिर ये कहां पे जाती है प्रोसेस, ये प्रोसेस जाती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां पे जाती है ये, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ये आगे की प्रोसेस होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पायरुवेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एनर्जी में जो है टूट रहा है। तो बेसिकली कहाँ पे हो रहा है ये प्रोसेस, ये हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस तरीके से हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर। देन अब आते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाउ आर द फैट्स डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में फैट कैसे डाइजेस्ट होता है, एंड वेयर डज इट प्रोसेस टेक प्लेस, और ये जो फैट का डाइजेशन है हमारी बॉडी में कहाँ पे होता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो प्रोसेस है डाइजेशन का, न्यूट्रिशन टॉपिक के अंदर आप इसको स्टडी करोगे। और डाइजेशन का मतलब होता है आपका ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल इनटू माइक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब जो बड़े हैं इसको हम सिंपल तरीके से बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। देखो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो होता है वो ब्रेक हो जाता है किसमें, सिंपलर वन में, है ना। मतलब सिंपल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में टूट जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। बट हम अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है किसके डाइजेशन के बारे में, फैट के डाइजेशन के बारे में, कि आखिरकार ये फैट का डाइजेशन होता कहाँ पर है और फैट कैसे ब्रेक डाउन होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारा लिया गया है किससे, डाइजेशन से। तो डाइजेशन जो रहता है आपने देखा होगा कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये देखो ये मैंने माउथ बना दिया, माउथ के बाद फिर ये मैंने बना दिया क्या, ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद हमने बना दिया ये स्मॉल स्टमक। स्टमक के बाद हमने बनाया यहाँ पे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ये बन गया हमारा। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर हमने बनाया लार्ज इंटेस्टाइन। ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और ये बाहर बाहर निकल जाएगा फूड मटेरियल। तो ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ये, यहीं पे क्या होता है, डाइजेशन होता है किसका, फैट का। यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो फैट का डाइजेशन जो है ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट हो जाता है। और फैट के डाइजेशन में जो पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्गन हैं उनमें एक है लीवर, ये मैंने बनाया है इसमें, और यहाँ पे है हमारा पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज और लीवर ये दो ऑर्गन होते हैं जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब ये कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। ये आपका जो पेनक्रियाज है ये एक स्पेसिफिक एंजाइम सीक्रेट करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइपेज। लाइपेज एंजाइम जो रहता है वो फैट को क्या करता है, तोड़ देता है। बट ये क्या करता है, सिंपल टाइप के फैट को तोड़ता है
है ना। तो इसको पहले से ही क्या करना पड़ता है, फैट क्या होता है, थोड़ा सा बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उसमें, है ना, ग्लोबुलर शेप में होते हैं, तो काफ़ी बड़े साइज के होते हैं फैट के मॉलिक्यूल्स स्टार्टिंग में। धीरे धीरे उसको क्या करना पड़ता है, पहले उसको हमको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना पड़ता है। तो छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ने के लिए उसमें एक स्पेसिफिक जूस जो है वो वर्क करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइल जूस। तो बाइल जूस जो है वो क्या करेगा, वो पहले उसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ेगा, फिर उन छोटे पार्टिकल को लाइपेज क्या करेगा, तोड़ देगा। इस पूरी प्रोसेस को मैं आपको पॉइंट वाइज समझाता हूं। तो पॉइंट वाइज समझते हैं यहाँ पे। तो देखो आपका जो मॉलिक्यूल रहेगा वो किस तरीके से तोड़ेगा। सबसे पहले क्या कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वहां पे क्या होता है, डाइजेशन होता है। सबसे पहला पॉइंट जो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, फैट का डाइजेशन कहाँ होता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में फैट का डाइजेशन कहाँ होता है, तो आप बोलोगे स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का डाइजेशन होता है। देन उसके बाद फिर यहाँ पे पूछा गया है कि भाई कैसे होता है, तो लीवर और पेनक्रियाज की हेल्प से क्या होता है, फैट का डाइजेशन होता है। इज दैट सिंपल। दो चीजें समझ में आ गई हमको। फैट का डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कौन करता है, लीवर और पेनक्रियाज इस पे हेल्प करते हैं। तो लीवर क्या करेगा पहले हम वो देखते हैं, ठीक है। तो लीवर सबसे पहले क्या करेगा, एक जूस सीक्रेट करेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइल जूस। क्या बोलते हैं, बाइल जूस। तो लीवर बाइल जूस को प्रोड्यूस करेगा। और ये बाइल जूस है, ये क्या करेगा, ये बेसिकली पेनक्रिया जो आपके फूड आ रहा है आपका कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो क्या बोला था, ये माउथ है, देन उसके बाद ये इसोफेगस, ये स्टमक है, स्टमक के बाद फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना। तो फूड यहाँ से कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो जब फूड जो है स्टमक से कहाँ पे आता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो इसका इसका मीडियम कैसा रहता है, एसिडिक मीडियम होता है। तो एसिडिक मीडियम को हमको किस टाइप का मीडियम बनाना पड़ता है, एल्कलाइन मीडियम बनाना पड़ता है। क्यों एल्कलाइन मीडियम क्यों बनाना है भाई, क्योंकि वहां पे एंजाइम वर्क करना है। एंजाइम जो होते हैं स्पेसिफिक कंडीशन में ही वर्क कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक मीडियम है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि जब फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम काम कर सके तो प्रॉपर तरीके से काम कर सके। क्योंकि यहाँ पे क्या है, इससे पहले उसको एसिडिक मीडियम मिला था। तो इस एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन मीडियम बनाने का काम कौन करता है, बाइल जूस करता है। तो इस तरीके से बाइल जूस का एक वर्क हो गया कि ये एल्कलाइन मीडियम बनाता है ताकि एंजाइम अच्छे से वर्क कर पाए उस पर्टिकुलर फूड को डाइजेस्ट करने में। बट अभी हम बात कर रहे हैं किसके, फैट के डाइजेशन में। तो फैट को डाइजेशन करने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जो बेसिकली आपके पेनक्रिया से सीक्रेट होता है। तो बट अभी मैं यहाँ पे लीवर की बात कर रहा हूँ, इसलिए हम यहाँ पे लीवर की ही बात करेंगे, और फिर उसके बाद फिर हम बात करेंगे किसका, पेनक्रियाज की बात करें, पेनक्रियाज की बात करेंगे, जिसमें हम क्या देखने वाले हैं, जिसमें फिर हम देखेंगे कि वहां पे कौन सा एंजाइम निकलता है। तो देखो यहाँ पे कि बाइल ने क्या करा, पहले तो आपके एल्कलाइन मीडियम उसने बना दिया, ताकि क्या हो पाए, ताकि हमारे एंजाइम्स काम कर पाए। कौन से एंजाइम्स काम कर पाए, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स काम कर पाए। पेनक्रियाटिक एंजाइम कौन से हैं, जो पेनक्रिया से सीक्रेट हो रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले नाम भी तो बताया था मैंने, क्या बताया था, लाइपेज। तो लाइपेज ही वो एंजाइम है। ओके, तो नाम अभी याद कर लो। तो पेनक्रियाटिक एंजाइम इस पे वर्क कर पाए, इसलिए एल्कलाइन मीडियम बनाएगा। इसके अलावा उस बाइल जूस का एक और काम है, चलो दूसरा काम याद कर लो क्या है, बाइल जूस इमल्सिफाई द फैट। बाइल जूस फैट को इमल्सिफाई करता है। बट फैट को इमल्सिफाई करने का क्या मतलब हुआ, फैट को इमल्सिफाई करने का मतलब ये हुआ कि लार्जर जो ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट के, उसको स्मॉलर ग्लोब्यूल में तोड़ देता है। मतलब ये बड़े बड़े फैट है, इसको ब्रेक करके उसने क्या करा, छोटे छोटे बना दिए पीसेस। तो क्या होगा, इस पे अब लाइपेज जो रहेगा अच्छे से वर्क कर पाएगा ये, और इसको तोड़ देगा। अब तोड़ के क्या बनाएगा, तोड़ के बनाएगा, क्या बनाएगा, आपके ग्लिसरॉल। चलो मैं उसको आपको बताता हूँ अभी, है ना। पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंपल चीज स्टडी कर लेते हैं, ठीक। क्या करेगा बाइल जूस, बाइल जूस क्या करेगा कि आपका जो फैट रहेगा, है ना, जो फैट के बड़े मॉलिक्यूल हैं, लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं, उसको स्मॉलर ग्लोब्यूल में तोड़ेगा। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, इमल्सिफिकेशन। देन उसके बाद फिर यहाँ पे देखो पेनक्रियाज का काम करते हैं। पेनक्रियाज जो रहेगा वो पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करेगा। अब भाई लीवर कौन सा जूस सीक्रेट कर रहा था, बाइल जूस सीक्रेट कर रहा था। पेनक्रियाज करेगा क्या करेगा, पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करेगा। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, और वो एंजाइम है हमारा लाइपेज। कौन सा एंजाइम है,
लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, जो इमल्सिफाइड फैट है, मतलब जो जिस फैट को बाइल जूस ने इमल्सिफाई किया था उसको ब्रेक डाउन कर देता है किसमें, ग्लिसरॉल। और एक और कंपोनेंट है विच इज फैटी एसिड, किस किस में इसको कन्वर्ट कर देगा, फैट को तोड़ के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना देगा। मतलब सिंपल सी बात है, फैट जब टूटता है तो क्या बनाता है, Fa, यानी कि फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो भाई ये होता है फैट का डाइजेशन, है ना। चलो मैं आपको एक बार धीरे से बता देता हूँ, धीरे धीरे एक फ्लो डायग्राम में पढ़ते हैं। फैट आया, फैट को क्या हुआ, इमल्सिफाई हुआ, है ना। ये देखो इमल्सिफाइड हुआ किसके थ्रू, बाइल साल्ट के थ्रू। देन इमल्सिफाइड फैट बना। इमल्सिफाइड फैट पे कौन वर्क करेगा, पेनक्रियाटिक जूस, जिसमें क्या है, लाइपेज है। लाइपेज से क्या होगा, फैट ब्रेकडाउन होगा और किससे क्या बन जाएगा, लाइपेज, मतलब फैट ब्रेकडाउन होगा तो लाइपेज की हेल्प से होगा ना, और क्या बना देगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो इस तरीके से हमारे पास एक फ्लो डायग्राम मिल जाएगा हमको, और हमारा आंसर जो है याद हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। अब यहाँ पे देखो डाइजेशन का ही चल रहा है ना। अभी थोड़ी देर पहले डाइजेशन का ही हमने स्टडी किया था, लाइपेज। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सलाइवा के बारे में। ये जो माउथ है, माउथ में क्या सीक्रेट होता है, हमेशा सलाइवा सीक्रेट होता है। जब भी आप खाना खाओगे तो क्या सीक्रेट होगा, सलाइवा सीक्रेट होगा। तो हमको बताना है कि डाइजेशन में इस सलाइवा का क्या रोल है, क्या यूज है इसका, क्या सिग्निफिकेंस है इसका। तो स्टूडेंट्स, सलाइवा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। जैसे फैट को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज था, वैसे ही सलाइवा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, इसको हम बोलते हैं एमाइलेज। क्या बोलते हैं, एमाइलेज। तो एम से याद कर लो, एमाइलेज। एमाइलेज जो होता है ये एंजाइम मिलता है हमको सलाइवा में। किसमें मिलता है, सलाइवा में एमाइलेज एंजाइम मिलता है। और ये सलाइवा में जो एमाइलेज एंजाइम है ये किसको डाइजेस्ट करता है, ये डाइजेस्ट करता है आपके स्टार्च को, है ना। स्टार्च को क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है। इसको हम दूसरी लैंग्वेज में शुगर ही बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं आपका कार्बोहाइड्रेट। ये प्लांट में मिलता है स्टूडेंट्स, स्टार्च कहाँ मिलता है, प्लांट में मिलता है, प्लांट में स्टोर हो जाता है ना। तो वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जो हमको क्या करना पड़ेगा, स्टार्च को तोड़ना पड़ेगा ताकि हम उससे ग्लूकोज निकाल सकें, शुगर निकाल सकें। ठीक है, तो सलाइवा का आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जब भी हम खाते हैं तो उनको क्या करता है, मिक्स करता है, ये है ना, मिक्स करता है और उसको निगलने में आपको हेल्प करेगा। तो सलाइवा के कुछ बेसिक सी वर्क ये है, एक एक पॉइंट से समझते हैं हम यहाँ पे। सलाइवा में क्या होता है, सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज, है ना। मैंने आपको शॉर्ट नाम बताया एमाइलेज, AM से याद कर लो। ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज रहता है इसमें। और जो क्या करता है, जो आपका ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को, क्या करेगा, ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा। और स्टार्च को ब्रेक करके क्या बनाएगा, स्टार्च को ब्रेक करके बनाएगा ये शुगर, जैसे कि माल्टोज। माल्टोज एक शुगर का एग्जांपल है। तो स्टार्च ब्रेक डाउन होकर क्या बनाता है, माल्टोज बनाता है या फिर शुगर बनाता है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। और शुगर अभी क्या है, मैंने बताया था आपको, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा सलाइवा जो रहेगा वो क्या करेगा, आपके माउथ में, माउथ को क्लीन करता रहता है, माउथ कैविटी को क्लीन करता रहता है और मॉइस्चर देता रहता है। जब हम भी फूड खाते हैं तो चबाने में और ब्रेक डाउन करने में जो है वो हेल्प करेगा। ब्रेक डाउन करना मतलब देखो, चबाने में क्या होता है, थोड़ा सा आपको वाटर की जरूरत पड़ती है ना, ताकि उससे अच्छे से मिक्स हो जाए और छोटे छोटे पीसेस में तोड़ सकें। तो छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने में ये हेल्प करता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि स्टार्च जो है एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, और उस पर सलाइवरी एमाइलेज जो होता है वो ऐड हो जाता है सलाइवा के साथ, और फिर वो क्या होता है, सिंपल शुगर में टूट जाता है, जैसे कि हमारा माल्टोज, है ना, माल्टोज में टूट जाता है। सो ये है हमारा कंप्लीट आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट। हमको बताना है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है उसमें कौन सी कंडीशन ज़रूरी होती हैं, क्या क्या उसमें ज़रूरी होता है, और जब ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है जब कंप्लीट होता है तो उसके बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या क्या चीज़ें बनती हैं। ओके, तो चलो देखते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या क्या चाहिए। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था कि हमारा ये प्लांट है, प्लांट एक ऑटोट्रॉफिक होता है। तो प्लांट में किस चीज़ की ज़रूरत है भाई, प्लांट में क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए सनलाइट, है ना, सनलाइट चाहिए हमको।
तो सन लिख देते हैं यहाँ पे, सनलाइट। इसके अलावा क्या चाहिए? इसके अलावा चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूँ। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है, प्लांट को क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए। देन यहाँ पे क्या चाहिए? वाटर, ताकि वाटर इसमें आएगा प्लांट में, तभी तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे क्या चाहिए? क्लोरोफिल भी तो चाहिए, है ना, कलर पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं, पिगमेंट। तो क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ये सब चीज़ें चाहिए, जब भी तो क्या हो पाएगा? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी तो क्या बनेगा? एक तो बनेगा क्या? ग्लूकोज। और ग्लूकोज के अलावा क्या बनता है इसमें? वाटर। और इसके अलावा ऑक्सीजन। तो ये सारे के सारे क्या मिलते हैं? बाय प्रोडक्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे मेन कंपोनेंट मिलते हैं। तो इस तरीके से ऑक्सीजन जो है वो बहुत एक्सेस अमाउंट में मिलता है, और वो जो बनेगा तो वो बाहर निकल जाएगा। तो चलो थोड़ा सा ओवरव्यू हमने देख लिया। अब आंसर देखते हैं क्या है हमारा। आंसर है हमारा कि नेसेसरी कंडीशन जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, क्या क्या चाहिए? सबसे पहला तो चाहिए हमको क्लोरोफिल। क्या होना चाहिए प्लांट में? क्लोरोफिल होना चाहिए, ताकि लाइट को क्या कर सके? वो कैप्चर कर सके। दूसरा, सनलाइट प्रॉपरली आना चाहिए। भाई सनलाइट नहीं होगा तो भाई ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। एनर्जी तो चाहिए ना कहीं कन्वर्ट करने के लिए। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ताकि क्या हो पाए? ताकि उससे चीज़ें कन्वर्ट हो पाए। इसके अलावा वाटर सप्लाई चाहिए आपके सेल्स में। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, किसके लिए? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए। अब यहाँ पे देखो कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो रहता है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है और कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करता है, जो कि क्या है? ग्लूकोज है। और ये जो ग्लूकोज रहता है ये एनर्जी का सोर्स होता है प्लांट के लिए, है ना। अब यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। और ऑक्सीजन के अलावा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और वाटर भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में निकलेगा। तो यहाँ पे ये है हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। हमको यहाँ पे एनारोबिक और एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस बताना है, और बताना है कि एनारोबिक जो मोड ऑफ रेस्पिरेशन है वो कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है, हमको एग्जांपल्स देने हैं। एरोबिक, हवा के प्रेजेंस में, दैट मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाला जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एरोबिक बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है आपका एरोबिक, और ऑक्सीजन की एब्सेंट में होगा क्या? एनारोबिक। तो ये दोनों तो समझ में आ गए। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। एक मेन डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। एरोबिक, एयर की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होगा। एनारोबिक, जो एयर की एब्सेंस में रेस्पिरेशन होगा। इस रेस्पिरेशन के डिफरेंस को समझने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये जो रेस्पिरेशन होता है ना, ये एनर्जी बनाने के लिए है। ये हमारी बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जब एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो उनको इन दोनों रेस्पिरेशन में से एक रेस्पिरेशन करना पड़ता है, जिससे क्या हो? जिससे एनर्जी बने। तो कुछ जो होते हैं वो किससे रेस्पिरेशन करते हैं? वो आपके इससे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करेंगे, और कुछ ऐसे करेंगे एनारोबिक, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में। चलो एक एक पॉइंट देख लेते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एरोबिक की हम बात करेंगे और फिर एनारोबिक की बात करेंगे। एरोबिक जो होता है उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होगा उसको हम एनारोबिक बोलेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? आपका ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। क्या होता है एनारोबिक कंडीशन में? पायरुविक एसिड बनता है ना। जो सॉरी एरोबिक कंडीशन है, एरोबिक कंडीशन में क्या होगा? पायरुवेट बनेगा, तो इसको हम पायरुविक एसिड बोलते हैं। और फिर पायरुविक एसिड टूट के कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है ना। और इसके अलावा यहाँ पे क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पे। और एनर्जी रिलीज के अलावा एक और चीज बनेगा, वो है H2O, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल। तो ये भी क्या होता है? फॉर्म होता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है पायरुविक एसिड के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और H2O भी मिलता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बोलता हूँ कि जो एरोबिक कंडीशन में जो एनर्जी बनती है ना, वो ज़्यादा बनती है। इस बात को आपको ध्यान रखना। एरोबिक कंडीशन में एनर्जी ज़्यादा बनती है, एनारोबिक कंडीशन में एनर्जी एरोबिक कंडीशन के कंपैरिजन में कम बनती है।
तो यहाँ पे वो भी डिफरेंस अभी आ जाएगा वो भी। तो यहाँ पे देखो, एनर्जी इज रिलीज्ड एंड वाटर मॉलिक्यूल इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ दिस प्रोडक्ट। मतलब आपका एरोबिक कंडीशन में पायरुविक एसिड जो है वो टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी और H2O मॉलिक्यूल भी बनाता है। इसके अलावा यहाँ पे मोर एनर्जी या फिर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी बनती है एरोबिक कंडीशन में। एनरोबिक कंडीशन में आप देखोगे तो रेस्पिरेशन हैपन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। पायरुविक एसिड जो रहेगा वो एक दूसरे कंपोनेंट बनाएगा क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं है। और वो दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? एक है इथाइल एल्कोहल, क्या है? एक इथाइल एल्कोहल, और दूसरा है आपका लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड जो है और एल्कोहल है, ये दो अलग अलग कंडीशन में बनता है स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखना। तो एनारोबिक कंडीशन में या तो इथाइल एल्कोहल बन सकता है या तो फिर लैक्टिक एसिड बन सकता है। लैक्टिक एसिड जो होता है वो हमारी बॉडी की सेल्स जो कि मसल सेल्स हैं उसमें बनता है, और इथाइल एल्कोहल जो होता है वो बैक्टीरियल सेल में बनता है। ओके, चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ईस्ट बैक्टीरिया और ईस्ट जो होता है और बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं इथाइल एल्कोहल। और यहाँ पे अगर हमारी मसल सेल की बात करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? लैक्टिक एसिड बनाते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि एनारोबिक कंडीशन जो होती है हमारी मसल सेल में भी होती है जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है, और जो बैक्टीरिया और ईस्ट होते हैं ये दोनों आपके क्या है? ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट और बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म है। इन दोनों में जब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो एथाइल एल्कोहल बनता है। और यहाँ पे देखो, एनारोबिक कंडीशन में थोड़ी देर पहले ही बताया था, कम अमाउंट में एनर्जी बनती है ना। और अगर मैं एग्जांपल देखूं तो यहीं पे मैंने एग्जांपल ही बता दिया था, एक तो ईस्ट है ना, और इसके अलावा आपके बहुत से अलग अदर पैरासाइट्स हैं जैसे कि टैपवर्म, उनमें भी क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो यहाँ पे आप देख लो एग्जांपल, ईस्ट, बैक्टीरिया और मसल सेल। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ आर द एल्वियोलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैस के एक्सचेंज करने में हमारे जो एल्वियोलाई रहते हैं उनमें किस तरीके का डिजाइन हमको मिलता है? तो आप बोलोगे कि सर ये एल्वियोलाई आखिरकार कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ पे कौन सी चीज़ है? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एल्वियोलाई है वो बेसिकली लंग्स का पार्ट होता है ना। जब हम क्या करते हैं, लंग्स स्टडी करते हैं, देखो मैं एक लंग्स बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये हमने इसको ब्रांच कर दिया, इसको भी ब्रांच कर दो। तो यहाँ पे हम बनाते हैं ये लंग्स का पोर्शन। तो जब हम ये लंग्स का पोर्शन बनाते हैं तो दो लंग्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं। ये लंग्स जो होते हैं, जब हमारा ये जो अंदर ये ट्यूब है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? ये है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद फिर ब्रोंक्यूल्स, और फिर ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स इसको हम बोलते हैं। और आगे चल के फिर क्या करते हैं, यहाँ पे लास्ट कॉर्नर में आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। पता है ये क्या है? यही है एल्वियोलाई। अब ये देखो, आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ऐसा लग रहा है कि अंगूर है ना। तो ग्रेप्स का गुच्छा लग रहा है यहाँ पे ये। तो बेसिकली ये जो आपके सर्कल सर्कल गोल गोल यहाँ पे सैक हैं, क्या बोलते हैं उसको हम? सैक। ये है एल्वोलाई सैक। अब हमको बताना है कि इनमें ऐसा कौन सी डिजाइन होता है और आखिरकार ये करते क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये जो एल्वोलाई है ना, इसके चारों तरफ ना ब्लड वेसल का जाल बना रहता है इस तरीके से। क्या है ये? ब्लड वेसल। अब ये जो ब्लड वेसल रहता है बिल्कुल इसमें फिट रहते हैं। तो ब्लड वेसल जो है, अगर मैं एक वीड लूँ इसमें, ये एल्वोलाई सैक एक बनाया, तो इस तरीके से क्या होगा, इसमें एक ब्लड वेसल जो रहेगा कनेक्टेड रहेगा, जाल रहेगा पूरा। तो ऑक्सीजन जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ से ब्लड वेसल में ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाता है, और यहाँ का जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कहाँ पे चला जाता है? इस एल्वोलाई में चला जाता है। और फिर एल्वोलाई से फिर ये यहाँ से बाहर आ जाता है ना। देखो यहाँ से आएगा, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो इस तरीके से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एल्वोलाई में जाती है, और ऑक्सीजन जो होता है वो आपके ब्लड वेसल में आती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सचेंज। क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे होता है एक्सचेंज। तो गैस का एक्सचेंज जो होता है वो यहीं पे होगा। तो ये गैस को एक्सचेंज करने की जगह है। क्या है ये? गैस को एक्सचेंज करने की जगह है। तो यहाँ पे जब हम अपना आंसर लिखेंगे तो हम कुछ इसको इस तरीके से लिखेंगे कि लंग्स डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब which finally terminate in balloon like structure which is called alveoli। तो यहाँ पे जो एल्वियोलाई है वो बेसिकली ट्यूब रहते हैं, फिर स्मॉल ट्यूब, फिर और छोटे ट्यूब में ब्रांच होते जाते हैं। देखो ये मेन ट्यूब है, फिर ये ब्रांच हो गया, फिर उसके बाद और ब्रांच हो गया ये,
और फिर और ब्रांच हो गया, ये देखो तो बिल्कुल पतला सा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे कॉर्नर में इस तरीके से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो है बेसिकली हमको सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि हम क्या कर सकें, गैस का एक्सचेंज कर सकें। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन जो होती है ब्लड में डिजोल्व हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल के वापस एल्वियोलाई में आ जाती है। एल्वियोलाई जो होते हैं उनका वॉल जो रहता है थिन होता है और उसमें आपके ब्लड वेसल का नेटवर्क जुड़ा हुआ होता है। क्या जुड़ा हुआ होता है, ब्लड वेसल का नेटवर्क, जहाँ पे ये गैस का एक्सचेंज होता है। ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं यहीं पे क्या होता है, आपके गैस का एक्सचेंज होता है और इस तरीके से ये सरफेस जो होता है, सरफेस ज़्यादा बना देता है ताकि गैस सही तरीके से एक्सचेंज हो पाए। बढ़ते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट वुड बी द कंसिक्वेंस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन का कमी हो जाए, मतलब हमारी बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो क्या होगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि आखिरकार ये हीमोग्लोबिन मिलता का है। तो स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन जो मिलता है हमको मिलता है एक स्पेसिफिक टाइप की सेल में जिसको हम बोलते हैं आरबीसी। ये क्या है, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पकल्स भी बोलते हैं या फिर रेड ब्लड सेल भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये जो रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पकल्स होता है, इसमें एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। एच भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो रहता है ये काम क्या करता है, इस आरबीसी में बहुत सारे हीमोग्लोबिन रहते हैं और ये हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को पकड़ के रखना, ऑक्सीजन को पकड़ता है ये। अब यहाँ पे देखो, अगर आरबीसी में हीमोग्लोबिन है तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन अच्छे से बाइंड हो जाएगा। और ये जो आरबीसी है इसमें अगर ऑक्सीजन अच्छे से बाइंड हो गया तो काम क्या है, ये जो आरबीसी रहती है ये रहती है किसमें, ब्लड वेसल में। तो ये ब्लड वेसल है जिसपे ये एक आरबीसी है, इसने क्या करा, ऑक्सीजन को पकड़ लिया। अब एक जगह से दूसरी जगह ये आरबीसी ऑक्सीजन को लेके जाएगा। एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन को लेके कौन जाएगा, ये आरबीसी लेके जाएगा। तो यहाँ पे जो आरबीसी है उसमें हीमोग्लोबिन है जिसके कारण वो ऑक्सीजन को पकड़ पाता है। अब अगर ये नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन भी अच्छे तरीके से नहीं पकड़ेगा ये, और अच्छे तरीके से नहीं पकड़ेगा तो ये पूरी बॉडी में इसको लेके नहीं जाएगा, तो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी। तो इस तरीके से हीमोग्लोबिन जो है काम करता है। चलो पॉइंट वाइज लिख देते हैं क्या है इसमें आंसर में। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो आरबीसी में मिलेगा, है ना। आरबीसी किसका पार्ट है, ब्लड का पार्ट है। हीमोग्लोबिन जो रहता है उसके हीमोग्लोबिन के कारण वो क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराता है। सेल को भी ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड कराएगा, यही आरबीसी करवाएगा। और आरबीसी में क्या है, हीमोग्लोबिन है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं है तो क्या होगा, ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, ऑक्सीजन को पकड़ने की क्षमता, दैट मीन्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि हीमोग्लोबिन वहां पे नहीं है। इसके बाद हमारी बॉडी में क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, सेल्स में कमी हो जाएगी। और अगर एनर्जी, मतलब अगर ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन क्या काम करता है, एनर्जी बनाने का काम करेगा। आपका ऑक्सीजन जो रहेगा फूड के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। तो वो एनर्जी हमारी बॉडी में नहीं बनेगी और हम क्या हो जाएंगे, हम स्लोअर हो जाएंगे, है ना। हमारी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी नहीं बनेगी, वीकनेस जनरेट होने लग जाएगी, है ना। जल्दी थक जाएंगे और हमको क्या होगी, वीकनेस और सिक फील होगा। इस टाइप की जो बीमारी होती है, इस टाइप की जो डिसीज होती है जिसमें जिसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं होता, तो क्या होता है, उसमें एनर्जी उतनी ज़्यादा बनती नहीं है तो उतना ही ज़्यादा वो थका हुआ रहता है, सिक होता है। इस टाइप की कंडीशन को हम बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं इसको हम, एनीमिया। तो एनीमिया बेसिकली किसकी कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है। सो हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी लीड टू द डिसीज कॉल्ड एनीमिया, है ना। आप समझ में आ गया, हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो क्या होगा हमारी बॉडी में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग्स एंड व्हाई इट इज नेसेसरी। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है कि डबल सर्कुलेशन जो है ब्लड ब्लड में डबल सर्कुलेशन किसको बोलते हैं और क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन लिया गया है हमारे सर्कुलेशन सिस्टम से। तो हार्ट जो होता है उसमें ये सर्कुलेशन सिस्टम मिलता है। अभी देखो क्या बना दिया मैंने, हार्ट बना दिया। हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, 1 2 3
4। अब यहाँ पे क्या होता है 1 2 3 4 में 1 और 2 जो चैम्बर होते हैं वो एक साथ काम करते हैं और 3 एंड 4 चैम्बर एक साथ काम करते हैं। मतलब इन दोनों पर्टिकुलर चैम्बर्स में अलग अलग टाइप का ब्लड होता है। तो ये कैसे होता है थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। ये देखो डबल हमने बना दिया है ना, इसको बीच में से मैंने सेपरेट कर दिया 1 और 2। तो पूरी बॉडी में जो ब्लड होता है, जो कैसा ब्लड होता है, जो होता है डी ऑक्सीजनेटेड, इसको मैं कर देता हूँ DO, डी ऑक्सीजनेटेड। तो DO, ये जो ऑक्सीजन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है वो कहाँ पे आता है, चैम्बर नंबर 1 में आता है। चैम्बर नंबर 1 में आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो चैम्बर नंबर 2 में जाता है फिर, और चैम्बर नंबर 2 से वो कहाँ जाता है, वो चला जाता है ये चैम्बर नंबर 2 से किस में, लंग्स में। किस में जाएगा, ये लंग्स में जाएगा। तो चैम्बर नंबर 1 में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, फिर 2 में जाएगा, फिर 2 से कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, है ना। और लंग्स से क्या होगा, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड है मतलब ऑक्सीजन इसमें कम है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा ऐड, और फिर यहाँ से वो ब्लड कहाँ जाएगा, चैम्बर नंबर 3 में जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऊपर का जो पोर्शन चैम्बर नंबर 1 वो है एट्रियम का पार्ट और ये है वेंट्रिकल। तो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो हार्ट से लंग्स में जा रहा है और लंग्स से वापस हार्ट में आ रहा है। इस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं क्या, इस सर्कुलेशन को बोलते हैं हम नंबर 1 सर्कुलेशन। और नंबर 1 सर्कुलेशन कौन सा सर्कुलेशन है, लंग्स में जाने वाला। और लंग्स में एक और नाम है, लंग्स का एक और नाम है, लंग्स का नाम है पल्मोनरी। क्या नाम है इसका, पल्मोनरी। तो क्योंकि पल्मोनरी होता है ये, तो ये जो सर्कुलेशन है इसमें आपका हार्ट से लंग्स में जा रहा है, कहाँ से, आपका वेंट्रिकल से। ये जो है हमारा, ये है लेफ्ट एट्रियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या करेगा, ये कहाँ जाएगा, आपके लंग्स तक जाएगा, लंग्स से फिर वापस आपके हार्ट तक आएगा। इस पर्टिकुलर सर्कुलेशन को बोलते हैं हम पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि लंग्स की तरफ ये जा रहा है। लंग्स का नाम ही क्या है, पल्मोनरी है। देन अब आप देखोगे कि यहाँ पे आप देखोगे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, लंग्स में गया, और लंग्स से वापस ब्लड कौन सा आया, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ये हो गया ऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड, तो DO था, DO वाला था वो लंग्स में गया, लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड होके कहाँ पे आ गया, चैम्बर नंबर 3 मतलब आपका एट्रियम में आ गया, और फिर वापस चैम्बर नंबर 4 मतलब वेंट्रिकल में जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है एट्रियम में वापस आ गया, लंग्स में वापस आ गया, और फिर सॉरी आपका किस में आ गया, हार्ट में वापस आ गया। और हार्ट में आने के बाद चैम्बर नंबर 4 जो है, यहाँ से पूरी बॉडी में क्या होगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा। और ये जो होगा इसको हम बोलते हैं एओर्टा। क्या बोलते हैं इसको हम, एओर्टा। तो एओर्टा से पूरी बॉडी में ये जाएगा। तो चलो इसको हम पॉइंट वाइज समझते हैं कि पॉइंट वाइज यहाँ पे क्या होगा। इसको डायग्राम को हम रहने देते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि ब्लड जो रहता है वो हार्ट से 2 बार क्या करता है, सर्कुलेट होता है। कैसे, हार्ट से यहाँ पे पहले मतलब हार्ट में आया, हार्ट से कहाँ गया, लंग्स में गया, और लंग्स से फिर वापस हार्ट में आया। तो ये हो गया एक सर्कुलेशन, मतलब एक सिंगल टाइम पूरी बॉडी से लंग्स में हार्ट में आया, और फिर हार्ट से कहाँ गया, लंग्स में, और फिर वापस से हार्ट में आ गया। ठीक है। तो एक बार हार्ट से ब्लड होके जा चुका है, देन वापस हार्ट में आया है, फिर हार्ट से फिर वापस कहाँ जा रहा है, पूरी बॉडी में जा रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 2 बार क्या हो रहा है, ब्लड आपके हार्ट से गुजर रहा है। इसको हम बोलते हैं सिंगल साइकिल। क्या बोलते हैं इसको हम, 1 साइकिल। पूरी बॉडी से हार्ट में आएगा, हार्ट से फिर लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर वापस हार्ट में आएगा, फिर पूरी बॉडी में जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्या, सिंगल साइकिल। और इसी सिंगल साइकिल को हम बोलेंगे डबल सर्कुलेशन। क्लियर, क्या हो रहा है यहाँ पे, डबल सर्कुलेशन क्या है, डबल सर्कुलेशन में दो आपके मतलब इवेंट जो हैं वो इन्वॉल्व है। क्या क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा क्या है आपका, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन इसको हम बोलेंगे लंग्स से वापस, और यहाँ से फिर हार्ट से फिर वापस पूरी बॉडी में जाना, ये है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो दोनों ही सर्कुलेशन को हम समझते हैं कि दोनों चीजें क्या है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होगा कि राइट वेंट्रिकल पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द लंग्स। जो आपका राइट वेंट्रिकल है वो क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ सेंड करेगा, और फिर ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा वहां पे, और फिर ऑक्सीजनेटेड होने के बाद फिर वापस कहाँ पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा।
इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो देखो मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। ये लंग्स है जिसमें सॉरी ये हार्ट है जिसमें 4 चेम्बर है। कितने चेम्बर है, 4 चेम्बर है। तो फर्स्ट और सेकंड ये हमारे क्या है, ये हमारे हैं राइट एट्रियम, और ये है राइट वेंट्रिकल, और ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ से क्या होगा, लंग्स में जाएगा। तो ये लंग्स में गया, किस टाइप का पंप, किस टाइप का ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फिर लंग्स में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया, और फिर वापस किस में आया, चैम्बर नंबर 3 में, दैट मीन्स लेफ्ट एट्रियम में। तो राइट जो वेंट्रिकल है वहां से ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके वापस किस में आया, लेफ्ट एट्रियम में आया। RVLA, क्या है ये, RVLA, क्लियर। तो RVLA है, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड होके वापस आ गया। अब आते हैं, बात करते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है ना, वो पंप हो जाएगा पूरी बॉडी में, और किससे होगा, LV से, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो लेफ्ट वेंट्रिकल ये रहा, LV से पूरी कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी में जाएगा, और पूरी बॉडी से वापस किस में आ जाएगा, राइट एट्रियम में आ जाएगा। राइट एट्रियम यानी LV और RA, LVRA, और ऊपर वाला RVLA। आ गया समझ में ये। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से होगा आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो हम इसको बोलेंगे द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहेगा पूरी बॉडी में अलग अलग पार्ट में जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, और फिर जो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा वो सेल्स के थ्रू यूज हो जाएगा, और वो क्या ऐड कर देंगे वहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर देंगे और ऑक्सीजन को ले लेंगे। तो कैसा हो गया, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। फिर वो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहाँ पे आएगा, आपके राइट एट्रियम में आएगा, और किसके थ्रू आएगा, वेना केवा के थ्रू ये आएगा। तो इस तरीके से हमारा सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन यहाँ पे होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि आखिरकार ये क्यों ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है कॉम्प्लेक्स बॉडी है, हमको काफ़ी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो हमको क्या चाहिए, एक प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए। अगर सपोज करो ये दोनों सर्कुलेशन ना हो तो जो ये ब्लड है वो कैसा हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, और अगर मिक्स हो गया तो हमको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, और ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो एनर्जी नहीं बनेगी सही तरीके से, और एनर्जी नहीं बनेगी तो हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है, और टेम्परेचर मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए मतलब ऑक्सीजन हमको प्रॉपर चाहिए। तो ऑक्सीजन को क्या करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखता है, ताकि वो दोनों मिक्सअप ना हो जाए। वो दोनों मिक्सअप नहीं होते तो हमको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिल पाता है। तो अब देखो यहाँ पे दिस प्रोसेस हेल्प इन सेपरेटिंग ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये सेपरेट करता है, जिसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी बॉडी में सही तरीके से हो पाती है, क्योंकि वो मिक्स नहीं हो पाती, और क्योंकि हमको ऑक्सीजन सही मात्रा में मिल पाता है, इसलिए हमारी बॉडी में जो एनर्जी बनती है वो बिल्कुल प्रॉपर अमाउंट में बनती है, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि this process help in separating oxygenated and deoxygenated blood. It ensure a highly efficient supply of oxygen to the body, and this is useful in case of human who consistently need energy to maintain their body temperature. ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम में जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है उसमें क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स जाइलम का मतलब होता है वाटर, है ना, क्योंकि जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर को। फ्लोएम का मतलब होता है फूड। फ्लोएम का मतलब क्या होता है, फूड होता है। फ्लोएम किसको सब ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में जो डिफरेंस होगा वो हम देखते हैं, है ना। जाइलम को एक तरफ लिखते हैं और एक तरफ लिखते हैं हम यहाँ पे आपके फूड को। पहले हम इसको हटा दें जो लिखा हुआ है। चलो जाइलम और फ्लोएम की एक एक चीज देखते हैं कि क्या है दोनों में, ठीक है। जाइलम की बात करते हैं तो जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर का, और वाटर में क्योंकि मिनरल्स आपके डिजोल्व होते हैं इसलिए मिनरल्स भी साथ में क्या होते हैं,
ट्रांसफर होते हैं। वही फूड का ट्रांसफर कौन करता है? फ्लोएम करता है। जाइलम की बात करें तो जाइलम यहाँ पे ट्रेकिया, जाइलम वेसिल, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है। क्या क्या से मिलकर बना रहेगा? ट्रैकियाट्स, जाइलम वेसिल, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर से मिलकर कौन क्या बनेगा? जाइलम बनेगा। वही फ्लोएम की बात करते हैं तो इसमें सीयू ट्यूब्स, कैंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा और बास्ट फाइबर से मिलकर ये बना हुआ होता है ना। तो फ्लोएम किससे बनेगा? सीयू ट्यूब्स, कैंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा और बास्ट फाइबर। वही अगर हम जाइलम की बात करते हैं तो इसमें ट्रैकियाट्स और जाइलम वेसिल जो होते हैं ये कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं। मतलब जो जाइलम का वर्क है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का, वो बेसिकली ट्रैकियाट्स और जाइलम वेसल के कारण ही होता है। वही फ्लोएम की बात करें तो सी ट्यूब्स के कारण क्या होता है? फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम जो होता है वो आपके रूट से कहाँ तक जाता है? आपके लीफ तक। मतलब जाइलम जो होगा, जैसे मैं बात करता हूँ ये प्लांट है, तो रूट से वो स्टार्ट होगा और आपके स्टेम तक जाएगा। ये ब्रांचेस हैं और ये लीफ है। तो लीफ में आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। तो जो जाइलम होता है ना वो पूरी कंटिन्यूस ट्यूब बनाता है जो इस तरीके से अंदर ही अंदर पूरे लीफ तक आखिरी कोने तक जाता है, वेन तक। इनको वेन्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जाइलम मेक अ कंटिन्यूस ट्यूब, एक पूरी ट्यूब बनाएगा प्लांट के अंदर, विच रन फ्रॉम रूट्स, जो कहां से स्टार्ट होगा? रूट से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? स्टेम पे जाएगा और स्टेम के बाद फिर राइट अप टू द वेन ऑफ द लीव्स। मतलब ये जो है ना, ये आपको दिखाई देते हैं, ये क्या है? वेन्स है। वेन्स तक क्या होता है? ये ट्यूब अंदर ही अंदर जाती है, जिसमें क्या होता है? वाटर फ्लूइड उसमें ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम क्या करता है कि ये आपके फोटोसिंथेटिक से जो फोटोसिंथेसिस से जो फूड बनता है उसको रूट तक और दूसरे प्लांट तक पहुंचाने का काम करता है। मतलब ये भी एक पूरा कंडक्टिंग सिस्टम बनाता है। ओके। अब यहाँ पे जाइलम की बात करें तो ये वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई एनर्जी का यूज नहीं करता, बट फ्लोएम जो होता है वो एनर्जी का यूज करता है। मतलब एटीपी। एनर्जी का क्या मतलब हुआ? एनर्जी का मतलब होता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका नाम है ना। और ये जो होता है ग्लूकोज के टूटने पे बनता है। तो इस तरीके से जाइलम और फ्लोएम का हमारे पास डिफरेंस आ गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोलाई इन लंग्स एंड नेफ्रॉन इन द किडनी विथ रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे हमको एल्वियोलाई जो होते हैं लंग्स में और नेफ्रॉन जो होता है किडनी में, इन दोनों के बारे में हमको डिस्कस करना है। नेफ्रॉन जो होता है वो बेसिकली फिल्टर का काम करता है स्टूडेंट्स। क्या काम करता है? वो फिल्टर का काम। हमारी बॉडी में जो यूरिन बनता है ना यूरिया, वो उसको फिल्टर कौन करता है ब्लड से? वो फिल्टर करता है नेफ्रॉन। और वही जो एल्वियोलाई होता है वो जब हम सांस लेते हैं तो अभी हम जो होता है आपके लंग्स में जो आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, बैलून के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं? गैस को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। एक एक पॉइंट देखते हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल पॉइंट मैं आपको बताऊंगा एल्वियोलाई और नेफ्रॉन में। एल्वियोलाई जो होता है वो गैस एक्सचेंज की साइट होती है। एल्वियोलाई वो जगह है लंग्स में, है ना। यहाँ पे हम एक लंग्स बनाते हैं तो लंग्स में यहाँ पे क्या बना देते हैं? एल्वियोलाई, है ना। ये दो है, ये एल्वियोलाई है और ये बन गया हमारा लंग्स। तो लंग्स में जो एल्वियोलाई होते हैं वहां पे क्या होता है? गैस का एक्सचेंज होता है। मतलब ये वो जगह है जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है एल्वियोलाई में आ जाती है और ऑक्सीजन एल्वियोलाई से कहाँ चले जाता है? ब्लड वेसल में, हमारी बॉडी में चला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर एंटर कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर निकलने की तैयारी कर रही है। तो ये वो जगह है एल्वियोलाई। वही नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी का किडनी में मिलता है। ये नेफ्रॉन किस में मिलता है? किडनी में। और किडनी में क्या काम करता है? फिल्टर का काम करता है। एल्वियोलाई क्या काम करेगा? गैस का एक्सचेंज करेगा। नेफ्रॉन क्या करेगा? फिल्टर का काम करेगा। तो फिल्ट्रेशन यूनिट है नेफ्रॉन और गैसेस एक्सचेंज की जो यूनिट है, दैट मीन गैसियस एक्सचेंज जिसमें काम होता है, वो है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो होता है वो बैलून की जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है और लंग्स में प्रेजेंट होता है। नेफ्रॉन जो होता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे ट्यूब से मिलकर बनता है और वो किडनी में प्रेजेंट होता है। बताया था मैंने आपको अभी।
किसमें प्रेजेंट होता है? किडनी में वो प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद देखो कि एल्वोलाई की जो वॉल रहती है, बहुत सारी थिक सेल उसमें होती हैं और उसमें ब्लड कैपिलरी का अच्छा खासा नेटवर्क बना हुआ होता है ताकि ब्लड में ऑक्सीजन डिफ्यूज कर पाए और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आपके किस में जा पाए? एल्वोलाई में जा पाए। नेफ्रॉन में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होते हैं ग्लोमेरुलस, बोबन्स कैप्सूल और लॉन्ग रीनल ट्यूब। तो इस तरीके से क्या होता है आपका, ये होगा हमारा क्या? ग्लोमेरुलस होगा ये, इसमें फिर ये होगा बोबन्स कैप्सूल, बोबन्स कैप्सूल के बाद फिर यहाँ पे ये हमारा हो गया एक लॉन्ग ट्यूब। तो ये स्ट्रक्चर जो होता है ये होता है किसका? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ये रहा और लंग्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे ये रहा। एल्वुलाई में ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का यहाँ पे एक्सचेंज होता है और कैपिलरीज का बहुत बड़ा नेटवर्क इसमें होता है। देन इसमें क्या होता है? बोबन्स कैप्सूल जो होता है, देखो एल्वुलाई में जो जगह है, एल्वुलाई जो जगह है वहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होते हैं, जबकि नेफ्रॉन में जो बोबन्स कैप्सूल होता है वहाँ पे क्या होगा? फिल्टर का काम होगा। ये जो है ये एरिया ये क्या बोलते हैं? बोबन्स कैप्सूल है। तो बी बोबन्स का लिख देते हैं यहाँ पे, बोबन्स कैप्सूल कर देते हैं। तो बोबन्स कैप्सूल जो रहता है बेसिकली यहीं पे क्या होता है? रेगुलेट होता है ये, है ना। और इसके अलावा मतलब रेगुलेट करने का मतलब क्या है? फिल्टर। रेगुलेट करने का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे फिल्टर होता है। और फिल्टर हो जाएगा तो फिल्टर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वाटर और सॉल्ट जो है वो फिल्टर्स होंगे। तो इस तरीके से हमारी बॉडी का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वाटर और सॉल्ट का यहीं से रेगुलेट हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे को यहाँ पे आपके आंसर मिल गए, 13 के 13 आंसर मिल गए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट edugrown.in पे जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।